स्वागत है दोस्तों, आप सभी का राम आईएएस पर। मेरा नेम है रिचा। आज हम दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हमने खिलजी वंश पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश। तो हमारे सारे कोर्सेज मिलते हैं, ऑप्शनल के, जीएस के, साथ ही में आपको फुल नोट्स मिलते हैं। अगर कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये हैंड रिटन नोट्स जो हैं ये नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही आप फुल जीएस के नोट्स जिसमें प्री प्लस मींस बोथ इंक्लूडेड हो गए, अगर आप वो परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। आपको फुल नोट्स जो है वो 2500 के मिल जाएंगे। ठीक है, राम आईएएस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है न्यू अपडेट्स के लिए। आज का हमारा टॉपिक है तुगलक वंश। 1320 में हम देखते हैं कि 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के जो अंतिम शासक हुए नसरुद्दीन खुसरो शाह, तो नसरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना की गई थी, जिसे तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है। इस वंश ने कब तक राज्य किया दिल्ली पर? 1414 ईस्वी तक। कब तक राज किया? 1414 तक। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहानी आप याद रखिएगा। जब लंबे वर्ष तक यानी अप्रोक्स 94 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया दिल्ली सल्तनत पर, आगे क्या क्या घटनाएं घटी सभी को देखेंगे। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में अगर हम देखें तो गयासुद्दीन या फिर गाजी मलिक के नाम से भी गयासुद्दीन तुगलक को जाना जाता है। ये तुगलक वंश का संस्थापक था। अब ये जो गयासुद्दीन तुगलक था ये था तो तुर्की, लेकिन तुर्कियों में भी अलग अलग वंश थे। टोटल 64 वंश थे। पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था। तो ये कराना तुर्क वंश नाम से फेमस था, यानी जो ये बिलोंग करता था। और कहा जाता है इसीलिए इसे क्या है, कराना तुर्क नाम से भी इस वंश को जाना जाता है, बिकॉज गयासुद्दीन तुगलक के जो फादर थे वो कराना तुर्क वंश से ही बिलोंग करते थे। धीरे धीरे गाजी मलिक जो था ये एक बहुत ही साधारण परिवार से, यानी जो गयासुद्दीन तुगलक था जिसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, तो ये एक बहुत ही साधारण परिवार से था। इसकी माता जो थी ये पंजाब की एक जाट महिला थी और इसका जो पिता था वो बलबन का तुर्की दास था। तो अब आपको याद रखना है कि ये जो गयासुद्दीन तुगलक है ये किसका बेटा था? बलबन का बेटा था, जो कि एक तुर्की दास हुआ करता था। और इसकी मदर जो थी ये नॉर्मल पंजाबी जाट महिला थी। गाजी मलिक जो है ये अपनी योग्यता के कारण अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जो सैन्य अभियान, जितने भी सैन्य अभियान किए गए, बहुत सारे सैन्य अभियान हमने देखा था कि मलिक काफूर के नेतृत्व में भी किए गए थे। तो जितने भी सैन्य अभियान किए गए ये अध्यक्ष था तथा दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। अब ये गयासुद्दीन तुगलक के बारे में हम इसका प्रारंभिक जीवन देख रहे हैं कि कैसी कैसी भूमिकाएं बनी जब ये राजा बनता है। तो कहाँ का? दीपालपुर का। दीपालपुर का ये राज्यपाल था, यानी कि गवर्नर। अब वो मंगोलों से पराजित होने के कारण जो गयासुद्दीन तुगलक था वो मलिक उल गाजी नाम से भी प्रसिद्ध हो गया था। अब इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है गयासुद्दीन तुगलक का वो 1320 से 25 ईस्वी तक माना जाता है। माना जाता है कि 3 सितंबर 1320 ईस्वी को ये गद्दी पर बैठा था और यही दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान है जिसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है कि काफिरों को मार भगाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इतना याद रखिएगा। साथ ही में यही तुगलक वंश का पहला ऐसा संस्थापक था जिसने दिल्ली सल्तनत में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण स्टार्ट करवाया था। इसके टाइम पीरियड में जब पहले तक जो है लोग सिंचाई के लिए जो नदी जल वगैरह हुआ करता था उसमें कुछ देसी जुगाड़ करके सिंचाई किया करते थे। लेकिन जब
गयासुद्दीन तुगलक शासक बनता है तो अपने शासनकाल, अपने जनता के लिए, इसने सिंचाई के लिए, क्योंकि उस समय भी ज्यादातर जो जनता हुआ करती थी वो कृषि कार्य करती थी, तो उनको प्रॉब्लम्स ना हो, ताकि ज्यादा लोग कृषि करें। देखिए, किसी कार्य को करने के लिए जितनी ज्यादा लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, उतने ही ज्यादा लोग जो है, अब मान लीजिए कि आज के टाइम पे लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ या प्राइवेट जॉब्स या शहरों की तरफ क्यों आ रहे हैं, गांवों में लोग क्यों नहीं रहना चाहते हैं, या फिर जो गांवों में रह के वो कृषि क्यों नहीं करना चाहते हैं? तो एक तो पैदावार नहीं होती है, महंगाई इतनी ज्यादा है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूली शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और भी वर्क भी उसमें ज्यादा करना पड़ता है, कृषि में धूप में आपको काम करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसने सुविधाएं देने का प्रयास किया। अब देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। शासनकाल में इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, क्योंकि जब ये तुगलक वंश की स्थापना करता है, उससे पहले हमने खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो शासक आए, उसमें हमने ये देखा था कि वो जितने भी शासक थे वो ज्यादातर विलासी प्रवृत्ति के थे, विलासितापूर्ण एक्टिविटीज में वो रहते थे, लिप्त रहते थे, और उनके टाइम पे उलेमाओं वगैरह का बोलबाला हो गया था, उन्हीं की सत्ता जो है धीरे धीरे स्टार्ट हो गई थी। तो बंगाल और सिंध पर अगर हम देखें, दिल्ली सल्तनत ने उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड तक यहाँ पर पूरी विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन जब ये गयासुद्दीन तुगलक रूलर बनता है तो यहाँ पे नाम मात्र का शासन रह गया था, लोग जो थे वो ज्यादातर स्वतंत्र हो गए थे, लोग विद्रोह करने लगे थे। तो अगेन इसने जो भी संकट आन पड़े थे सत्ता पर, इसने दोबारा उन पे रिफॉर्म करने की कोशिश की। और गयासुद्दीन तुगलक ये चाहता था कि इसकी जो सत्ता हो वो वैधानिक सत्ता हो, तो इसने उलेमाओं वगैरह से भी स्वीकृति ली। साथ ही में इसने, जब इसके सत्ता को वैधानिक स्वीकृति मिल गई, तो इसने सबसे पहले जो इसके आसपास विद्रोह हो रहे थे, उन विद्रोहों पर इसने नियंत्रण लेने के लिए प्रयास करना स्टार्ट किया, क्योंकि जब तक शासन की नींव जो है वो मजबूत नहीं होगी तो कोई राजा जो है वो आगे बहुत टाइम पीरियड तक रूल नहीं कर सकता। अब जो भी आसपास के एरियाज में विद्रोह हो रहे थे, तो सबसे पहले इसने विद्रोहों को समाप्त करने की कोशिश की, और गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक जो है एक नगर बसाया था। तो गयासुद्दीन तुगलक के ही कामों में आपको एक काम और लिख लेना है, तुगलकाबाद नगर। इसमें इन नोट्स में बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन शामिल नहीं है, तो आपको लिख लेना है नया नगर बसाया था इसने तुगलकाबाद। और ये जो तुगलकाबाद नगर बसाया था, तो यहीं से जो तुगलकों की वास्तुकला थी, जो शैली थी, तो उसी शैली में यहाँ से मकबरे बनवाना भी स्टार्ट किया गया। तो याद रखिएगा, तुगलकाबाद से ही जो मकबरे वगैरह का निर्माण था वो स्टार्ट किया गया। तो गयासुद्दीन तुगलक के कुछ सैन्य अभियान भी रहे, जैसे 1321 में गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जौना खां को तेलंगाना, जिसे बाद में वारंगल कर दिया गया था, तो वारंगल में शासक कौन थे? प्रताप रुद्रदेव थे। तो प्रताप रुद्रदेव के अगेंस्ट में इसने किसे भेजा था? अपने पुत्र जौना खां को भेजा था। तो इसमें जो जौना खां का प्रथम जो वारंगल का अभियान था वो असफल रहा था, याद रखिएगा। एंड अगेन जो है 1322 और 23 ईस्वी में जौना खां अगेन अभियान करता है, जिसमें वारंगल का उसका द्वितीय अभियान जो है वो सक्सेस रहता है। तो याद रखिएगा, इसका जो जौना खां का प्रथम अभियान था, आगे हम देखेंगे जौना खां के बारे में कि कौन है जौना खां। तो इसमें प्रथम इसका जो अभियान रहता है वारंगल का अभियान, वो सक्सेसफुल नहीं होता, एंड अगेन वो अभियान करता है 1322 टू 1323 ईस्वी का टाइम पीरियड माना जाता है, जिसमें सफल रहता है। और बाद में वारंगल को यानी कि तेलंगाना को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था। उसके बाद तेलंगाना पर तुर्कों का अधिकार हो गया, और इसका नाम बदलकर इन्होंने क्या कर दिया था? तेलंगाना यानी वारंगल का नाम बदलकर इन्होंने सुल्तानपुर रख दिया, और इसे फिर कई प्रशासनिक भागों में सुल्तानपुर को बांट दिया गया, और यहाँ से कई सारे कार्य जो है स्टार्ट कर दिए गए। उसके बाद 1324 में स्वयं यानी गयासुद्दीन तुगलक ने
बंगाल पर विजय प्राप्त की, क्योंकि बंगाल और सिंध के जो एरियाज थे उसमें भी विद्रोह स्टार्ट हो गए थे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1324 में इसने जो है वो बंगाल में मिला लेता है। बंगाल विजय के बाद जब लौटते हुए जो उत्तरी बिहार का क्षेत्र था, जो मिथिला वाला एरिया माना जाता है, वहां के जो राजा हरि सिंह देव थे उसे भी ये पराजित कर देता है और इसे भी दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। तो आपको याद रखिएगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था तो उसका बिहार में तो शासन था, लेकिन उत्तरी बिहार को अभी किसी ने भी नहीं जीता था। तो गयासुद्दीन तुगलक ऐसा पहला शासक था जिसने क्या है जो उत्तरी बिहार वाला एरिया था उसे भी तुर्कों के साम्राज्य में मिला लिया था, या फिर हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। जौना खां का दूसरा अभियान 1324 में जाजनगर उड़ीसा में होता है। यहाँ के जो शासक थे भानुदेव द्वितीय थे। यहाँ भी जो है ये पराजित होता है और यहीं पे इसे जौना खां को बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होती है। गयासुद्दीन तुगलक के कुछ सुधार भी रहे हैं, जैसे इसके काल में हमने जैसे कि बताया वित्तीय स्थिति जो थी वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ के शासक उससे पहले जो है वो विलासी पूर्ण प्रकृति के थे। तो इसने क्या करना चालू कर दिया, अपनी जनता से लगान वसूलना चालू कर दिया। और गयासुद्दीन ने अपने शासनकाल में जैसे अलाउद्दीन की खिलजी में जो परंपराएं चली आ रही थी उन्हीं कठोरताओं को इसने कम करने का प्रयास किया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी नीतियां, उसकी कठोर नीतियां थी जनता के प्रति। तो उसने जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक कार्य किया था, जो खुद मुकद्दम चौधरी वगैरह यानी जो छोटे छोटे गांव के जमींदार वगैरह जिनके पास भूमि रहा करती थी, वो भूमियां उनकी जो एक्स्ट्रा भूमि थी जो उन्होंने हथियाई थी वो उनसे छीन ली गई थी। तो दोबारा इसने जो मध्यस्थ भूमिपति हम कह सकते हैं, इनकी भूमि इसने दोबारा से लौटा दी और लगान दर पर इसने परिवर्तन किया। तो रैयतों से जो पहले ही जो लगान लिया जाता था वो 1/5 लिया जाता था, तो इसने 1/5 से 1/3 भाग लगान के रूप में वसूला जाने लगा। इसी के अलावा इसने हम देखते हैं कि आदेश दिया था एक वर्ष में एकता के राजस्व में जैसे 1/10 से इसने 1/11 रेशियो कर दिया था, यानी पहले जो है 1/10 लिया जाता था तो इसने 1/11 रेशियो कर दिया था, जिससे कि और जो प्रतिशत वृद्धि नहीं हो सकती थी। और अकाल की स्थिति में जब अकाल पड़ता था उस पहले के टाइम में, अभी हम देखते हैं कि अकाल जो है इतना ज्यादा नहीं पड़ता है, कभी कभी किन्हीं किन्हीं एरियाज में देखते हैं, लेकिन पहले के टाइम पीरियड में अकाल बहुत ज्यादा पड़ता था। तो अकाल के टाइम पीरियड में इसने भूमि कर को क्या है माफ कर दिया था। साथ ही में गयासुद्दीन तुगलक ने ये देखा कि सैन्य व्यवस्था जो है वो सैन्य व्यवस्था सही तरीके से नहीं चलती, तो इसने घोड़ों पर मुहर लगवाना स्टार्ट कर दिया था जिसे दाग कहा जाता था। और हुलिया यानी सैनिकों का चेहरा जो है, जैसे आज के टाइम पीरियड में आप देखते हैं कि आप कोई कंपनी वगैरह में कार्य करते हैं तो आपका आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है। आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो आपको आइडेंटिटी कार्ड बना के दिया जाता है कि आपके आइडेंटिटी कार्ड की इतने से इतने टाइम तक वैलिडिटी है, उसमें आपकी फोटो लगी होती है, वो डेली आपका आइडेंटिटी कार्ड जो है वो चेक किया जाता है। तो उस टाइम पे भी ये प्रथा जो है ये चालू की गई, लोगों के चेहरे के पहचान की, आइडेंटिटी कार्ड नहीं बना के दिया गया लेकिन लोगों के चेहरे की पहचान की गई। ये इसलिए किया गया क्योंकि जो कुशल योद्धा होते थे जिनको जो है प्रशिक्षण दिया जाता था वो सैलरी लेते रहते थे, बदले में वो किसी और को भी भेज देते थे क्योंकि पहचान जो है वो चेहरों की होती नहीं थी। तो इससे बहुत ज्यादा राजाओं को जो है वो लॉस होता था। तो एक उन्होंने ये कार्य करना भी स्टार्ट करवा दिया था। साथ ही में गयासुद्दीन की जो डाक व्यवस्था थी इसकी भी तारीफें की जाती है। इसकी गयासुद्दीन तुगलक की डाक व्यवस्था भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। अब कैसे, ये आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। अभी मैं 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी भी, तो आप उनकी समरी जो है वो देख लीजिएगा अगर नहीं पढ़ा है तो। मैं 6th क्लास से मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट की हुई है, उनके भी आप जैसे चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं आपको, या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता, तो 15 से 20 मिनट की वो समरी होती है, वो समरी आप देख लिया करिए। और उस समरी में आपको जो जो लगे इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्हें आप अपनी स्पाइरल वगैरह में या कॉपी वगैरह में नोट डाउन कर लिया करिए। वो छोटी क्लास के जो आपके चैप्टर्स हैं वो आपकी समरी के थ्रू ही
कंप्लीट हो जाएगी। समरी बहुत अच्छे से कोशिश करती हूँ कि एक्सप्लेन कर दूं कि आपको दोबारा जो बुक उठाने की छोटी क्लासेस की वो जरूरत ना पड़े। अब गयासुद्दीन की डाक व्यवस्था क्या थी? अब डाक जो है वो काफी टाइम पर काफी लेट पहुंचते थे, तो इसने ये सोचा कि डाक जो है वो जल्दी पहुंचे, इसके लिए इसने 3 से 4 मील दूर पर, ये क्या करता था, 3 से 4 मील दूर पर डाक पहुंचाने वाले कर्मचारी इसने नियुक्त किए थे या फिर घुड़सवार नियुक्त कर दिए थे कि 3 से 4 मील तक वो पत्र आ जाएगा, उसके बाद फिर अगेन सेकंड व्यक्ति जो है वो दूसरा कर्मचारी होगा, उसको लेकर आएगा, या फिर घुड़सवार रखे जाते थे तो वो घुड़सवार। अब ये इससे फायदा क्या मिलता था? इससे जब दूसरे दूसरे व्यक्ति होते थे तो उनमें थकान नहीं होती थी और कार्य करने की इच्छा जो होती थी वो ज्यादा होती थी। तो इसकी डाक व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी थी। हर 3 से 4 मील पर इसने कर्मचारी या फिर घुड़सवार नियुक्त किए थे। और डाक विभाग के मुखिया को क्या कहा जाता था? बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। लेकिन इसके हिंदुओं के प्रति अगर नीति की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक की जो हिंदुओं के प्रति नीति थी वो काफी कठोर नीति थी, अच्छी नीति नहीं थी। इसने अपने अधिकारियों को ये आदेश दे के रखे थे कि जो हिंदू हैं वो इतने ज्यादा अमीर या धनवान नहीं होने चाहिए कि बाद में वो विद्रोह कर सकें, और इतने ज्यादा गरीब भी नहीं होने चाहिए कि वो कृषि ही छोड़कर यानी खेती किसानी जो है वो छोड़कर भाग जाए। तो मेनली गयासुद्दीन तुगलक का मोटिव ये था कि जो हिंदू हैं वो क्या करें? कृषि ही करें। और ये किसकी नीति को फॉलो करता है? अलाउद्दीन खिलजी की नीति को फॉलो करता है, जो कि मुसलमानों के प्रति उसकी काफी ज्यादा ठीक नीति थी, लेकिन हिंदुओं के प्रति उसने काफी ज्यादा कठोर नीति अपनाई थी। तो ये बात याद रखना है कि गयासुद्दीन तुगलक में यही कमी हमें देखने को मिलती है कि उसकी प्रजा में थोड़ा सा जो समानता है वो समानता कम थी। हिंदुओं के प्रति उसकी जो नीति थी वो ज्यादा कठोर थी, और मुसलमानों के प्रति हम कह सकते हैं कि काफी लचीली नीति थी। अब गयासुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई? तो 1325 में बंगाल के अभियान से लौटते समय ही दिल्ली के समीप अफगानपुर में जो उसका पुत्र था जौना खां, तो जौना खां उसकी जीत की खुशी में क्या करता है? एक लकड़ी के भवन टाइप का हम कह सकते हैं कि निर्माण करवाता है। तो उसी में मंडप बनाया जाता है और मंडप में राजा के लौटने का जश्न मनाया जा रहा था। तो अब जब वो राजा आता है यानी गयासुद्दीन तुगलक आता है तो उसमें होता क्या है कि वो अचानक वहीं पे हाथी आ गए थे और वो मंडप जो था वो गिर गया था। तो उसी मंडप में दबकर गयासुद्दीन तुगलक, राजकुमार महमूद खां और कुछ व्यक्ति और भी जो हैं वो मर गए थे। साथ ही में इसी में एक और भी मिथ प्रचलित है गयासुद्दीन तुगलक की डेथ के बारे में। वो क्या प्रचलित है कि हो सकता है, लोग कहते हैं कि जौना खां ने खुद ही षड्यंत्र किया हो, जो इसका पुत्र होता है सत्ता को पाने के लिए हो सकता है वो करता हो। और एक और मिथ जो है, प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे निजामुद्दीन औलिया। लोगों का कहना है कि गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। अब कैसे? बंगाल विजय से लौटते समय जो सुल्तान निजामुद्दीन सुल्तान थे, उन्होंने निजामुद्दीन औलिया के पास ये संदेश भिजवाया था कि मेरे दिल्ली आने से पहले तुम क्या है दिल्ली सल्तनत छोड़ के भाग जाना। तो इस पर जो निजामुद्दीन औलिया था उसने ये जवाब दिया था कि दिल्ली अभी दूर है, यानी हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी जो राजा साहब दिल्ली अभी दूर है, आपके आने में जो है वो अभी टाइम है। तो वास्तव में सुल्तान, ऐसा माना जाता है कि दिल्ली में प्रवेश करने से पहले ही राजा का देहांत हो गया था। तो इसमें 2 से 3 मिथ जो हैं ये चलते हैं। अब इसमें क्या सही है क्या नहीं, ये तो कहानी जो है ये हमें नहीं पता, और इस डीप कहानी में आपको जाना नहीं है। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि क्या क्या मिथ है, लेकिन ये कहानी एक कॉन्सेप्ट है जो इतिहासकारों का या कुछ मिथकों का मानना है, वो हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट कहानी देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसका टाइम पीरियड है 1325 से 51। अप्रॉक्स 26 ईयर तक ये क्या करता है? कार्य करता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां जो है, इसका देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या हुआ करता था? जौना खां। अब ये जब रूलर बनता है
तो रूलर बनने के बाद इसने क्या उपाधि धारण की थी? मोहम्मद बिन तुगलक की। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का जो है ये एक महत्वपूर्ण शासक था, लेकिन इसने बहुत सारी योजनाएं जो है वो इसने इतनी गजब गजब की चलाई है, अगर वो फॉलो हो जाती ना तो हम कह सकते हैं कि इसका सबसे बढ़िया टाइम पीरियड होता है जितने भी दिल्ली सल्तनत में शासक हुए। काफी प्रसिद्ध है, लेकिन इतिहास में ये काफी एक विवादास्पद शासक भी है, जिसे हम देखते हैं कि कभी कभी मूर्ख या पागल कहा जाता है। अब इसे मूर्ख या पागल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितनी भी इसकी ज्यादातर जो योजनाएं रही हैं वो फेल रही हैं। धार्मिक रूप से ये सहिष्णु था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था, किसी एक धर्म को फॉलो करने वाला नहीं था। ये सभी धर्मों के प्रति समान नीतियां रखता था, समान भाव रखता था। किसानों के लिए ये काफी अच्छी अच्छी नीतियां लेकर आता था और अपने समय से आगे की सोचता था। इसीलिए इसे कभी कभी पागल और मूर्ख भी कहा जाता है, क्योंकि इसने नीतियां तो बहुत ज्यादा अच्छी चालू की, लेकिन वक्त ने इसका साथ नहीं दिया और इसकी सारी नीतियां जो हैं वो लगभग फेल रहती हैं। अब कैसे? अब इसकी जो देखते हैं, अब इसके बारे में एक और बात कही जाती है कि जब 1325 में ये रूलर बनता है तभी ये मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण करता है, और इसके फादर की डेथ के बाद जो कि गयासुद्दीन तुगलक थे, तो लगभग इसने 40 डेज तक अपने ये जो है ये तुगलकाबाद में रहकर ही शोक मनाता है, और अप्रोक्स 40 डेज के बाद इसने अपने राज्याभिषेक के लिए दिल्ली प्रस्थान करता है। तो इन्होंने जो नया नगर बसाया था तुगलकाबाद, वही तुगलकाबाद में रह के ये शोक मनाता है। इसे काफी ज्यादा शोक था। गयासुद्दीन तुगलक जो था जौना खां जो था, ये गयासुद्दीन तुगलक का बड़ा पुत्र था, और इसका लालन पोषण जो है ये सैनिक की भांति ही किया गया था। स्टार्टिंग में इसे शाही घोड़े का मुख्य पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। उसके अलावा 1320 में जब इसके फादर जो है यानी गयासुद्दीन तुगलक के सम्राट बनने के बाद जो जौनाधिकारी की उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्ति हो गई थी, यानी जब उसके फादर जो है वो रूलर बनते हैं तो उसी टाइम पे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था गयासुद्दीन तुगलक को, यानी जौना खां को, और उसे उल्गू खां की उपाधि दी गई थी। तो आप यहाँ पे एक और उपाधि याद रख लीजिएगा, और नहीं याद रहे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये उलूग खां है। तो ये किस चीज की उपाधि धारण करता है? उलूग खां की। जौना खां ने 1321 और 1323 में वारंगल के 2 अभियान किए थे, अभी हमने देखा, जिसमें से पहला जो है असक्सेस रहता है, मतलब सक्सेसफुल नहीं होता है, और सेकंड जो है वो सक्सेसफुल रहता है। अब इसकी हम योजनाओं के बारे में देखते हैं। पहला जो है इसमें दोआब में कर वृद्धि। तो दोआब में कर वृद्धि मतलब सिंहासन पर बैठने के बाद इसने दोआब में कर वृद्धि कर दी थी। अभी बर्नी जो है ये इतिहासकार है, बर्नी के इतिहासकार ये कहते हैं कि सुल्तान ने दोआब के क्षेत्र में लगभग 10 गुना तक कर की वृद्धि कर दी थी, जबकि बदायूनी ये कहते हैं कि 10 से 20 गुना कर की वृद्धि की गई थी। तो अब ये हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन दोआब कर में वृद्धि जो लगभग मानी जाती है वो 50% के आसपास मानी जाती है, क्योंकि पहले भी कुछ परसेंट जो है वो टैक्सेस लिए जाते थे। अब कर वृद्धि के संबंध में लोग अपना अपना अलग अलग मत रखते हैं। लोगों का मानना यह है, अब जैसे बर्नी लिखता है कि इसके सुल्तान का खजाना जो था वो पूरा खाली हो चुका था, और उस खजाने को भरने के लिए इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करना, कर पर इसने कर जो है वो ज्यादा इंपोज कर दिए थे, करों की वृद्धि जो है वो ज्यादा कर दी थी। साथ ही में कुछ लोगों का मानना यह भी है कि दोआब का क्षेत्र यानी गंगा यमुना का जो क्षेत्र था वहां पे काफी ज्यादा विकसित एरिया था, कृषि जो है वो ज्यादा होती थी, तो इसने ये सोचा कि यहाँ के लोग जो हैं वो टैक्सेस जो हैं वो थोड़ा सा ज्यादा दे सकते हैं, इसलिए इसने इम्पोज कर दिया। लेकिन इसकी नीति जो है वो क्यों असफल हो गई? इसकी नीति असफल होने का मेन रीजन ये था कि जिस समय इसने वो नीति लगाई थी उस समय गंगा यमुना के क्षेत्र में यानी दोआब में अकाल पड़ गया था,
और इसी अकाल पड़ने के कारण इसकी नीति जो है वो, अब लोगों के पास अकाल पड़ने के कारण इतना ज्यादा उनके पास सही ढंग से खाने के लिए नहीं था, तो वो लोग जो है वो टैक्सेस कैसे देंगे। और जब टैक्स जो है वो कठोरता से वसूल किया गया तो अब जो जनता थी उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और सुल्तान के प्रति यानी मोहम्मद बिन तुगलक के प्रति दिल्ली की जो जनता थी उसमें काफी ज्यादा असंतोष व्याप्त हो गया, वो विद्रोह की स्थिति में आ गए। नेक्स्ट है राजधानी परिवर्तन 1327 एडी में करता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दिल्ली से लगभग दूर थी देवगिरी, लगभग 700 मील दूर मानी जाती है। तो इसने जो अपनी राजधानी है वो वहां बनाना चाहता है और देवगिरी का नाम बदलकर इसने क्या रख दिया था, दौलताबाद रख दिया था। अब आपको यहीं पे कमेंट्स में आप बताइएगा कि इसने तो मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया, लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने इसका नाम बदलकर देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा था, प्रीवियस लेक्चर्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मैं देखना चाहती हूं कि आप लोग कितना कुछ याद रखते भी हैं या नहीं। नेक्स्ट करता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन ये इसलिए करना चाहता था कि मुद्रा में जो काफी सारे सुधार करना चाहता था, ये चाहता था कि तांबे और कांसे के सिक्के चलाए जा सके, जिससे क्या है अब देखिए कि क्रय विक्रय में जो लोग सामान खरीदते थे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। अब उस समय पे जो मुद्राएं चलती थी वो सोने और चांदी की चलती थी, तो यहाँ पे लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास पैसे वगैरह नहीं हुआ करते थे, व्यापार करने में प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो इसने तांबे और कांसे के सिक्के चलाने का प्रयास किया। साथ ही में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह है, यानी सुल्तान ईश्वर की छाया है, इसका मतलब होता है। तो इसमें वाक्यों को भी लिखवा दिया था, जैसे कॉइन्स होते थे तो पुराने टाइम पे जो कॉइन्स राजा लोग निर्माण करवाते थे, उन कॉइन्स में क्या करते थे, किसी गॉड की मूर्ति बना देते थे या फिर अपना नेम लिखवा देते थे या अपने रानियां वगैरह का नाम लिखवा देते थे या फिर कुल देवता वगैरह की जो इमेज है वो बनवा देते थे। तो इसी टाइप से तो इसने अपने सिक्कों पर, आज भी हम जैसे अपने सिक्कों पर देखते हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो बना हुआ रहता है, तो उसी टाइप से हम देखते हैं कि इसने ईश्वर, सुल्तान ईश्वर की छाया इस टाइप से इसने अंकित करवा दी। उसी के अलावा खुरासान मध्य एशिया का अभियान करता है, जिसमें सुल्तान जो है खुरासान अभियान, तरमाश, रीन और मिस्र के सुल्तान के साथ ही ये मैत्रीपूर्ण परिणाम हम देखने को मिलते हैं। लेकिन ये बाद में जो था ये त्रिमैत्री संगठन बन जाता है। त्रिमैत्री संगठन कैसे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक भी इसमें शामिल हो जाता है और जो तरामश, रीन तथा मिस्र के सुल्तान, ये तीन लोग जो हैं ये इसमें मिल जाते हैं और खुरासान के सुल्तान अबू सैयद के विरुद्ध जो है ये इन्होंने एक संगठन बनाया था, लेकिन ये जो है ये भी असफल रह जाता है। उसके बाद ये नेक्स्ट अभियान करता है कराचिल का अभियान। कराचिल का अभियान भी जो हम देखते हैं कि ये भी इससे बहुत ज्यादा, इससे कराचिल के अभियान से इसे बहुत ज्यादा क्षति मिली थी, इसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। साथ ही में हम देखते हैं कि यहाँ पे इसने जो है काफी ज्यादा इसके सैनिकों वगैरह जो थे उन्हें भी बहुत ज्यादा मात्रा में लॉस हुआ था। दोआब वाले जो है इसमें जैसे सुधार इसी क्रम में किए गए थे, लेकिन परंतु कुछ लोग दोआब वाले को पहला मानते हैं तथा जो इसमें ऐसा मानते हैं कि जैसे ये जो है अब यहाँ पे ये वही वाला एरिया दिया गया है, अब इसे मैप के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया गया है। जैसे खुरासान जो है इसमें भी इसकी जीत नहीं होती है, राजधानी का स्थानांतरण करता है देवगिरी। यहाँ भी इसे कोई भी फायदा नहीं मिलता है। उसके अलावा इसने जो है ये सुरक्षा कारणों से ऐसा माना जाता है कि इसने जो अपनी देवगिरी राजधानी यानी दौलताबाद में जो इसने वो किया था, स्थानांतरण किया था, वो सुरक्षा कारणों से किया था। आसपास के एरियाज में कुछ विद्रोह हो रहे थे जिसमें कोई फायदा नहीं मिलता है। कराचिल में भी अभियान करता है, लेकिन कराचिल में भी इसे
कोई किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता। सांकेतिक मुद्रा चलाता है, सांकेतिक मुद्रा में भी इसे कोई लाभ नहीं मिलता। साथ ही में माना जाता है कि इसी के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा रिवॉल्ट हुए हैं, लगभग 22 रिवॉल्ट। 1351 में ही एक विद्रोह को दबाने हेतु ठट्टा सिंध जाते समय, ये जो रास्ते में सिंध जाते समय ये जो था बीमार पड़ गया था, और 1351 में जो है मोहम्मद बिन तुगलक की, यानी जिससे एमबीटी लिखा हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई थी। इसके कुछ और कार्य जैसे किसानों को इसने तकावी यानी ऋण और हल तथा बैल आदि की सुविधाएं इसने दी थी। तो हमने जैसा कि आपको कहा कि ये किसानों के प्रति इसकी जो नीतियां थी वो बहुत अच्छी नीतियां थी, किसानों के बारे में सोचता था। लेकिन वही देखते हैं कि इसका टाइम पीरियड जो था वो कुछ अच्छा नहीं माना जाता। इसके टाइम पीरियड में इसने जितना भी अच्छा सोचा वो सारी जो अच्छाइयां थी या अच्छी चीजें थी वो नहीं पॉसिबल हो पाई, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इसका टाइम पीरियड में इसकी नीतियां जो थी वो बहुत अच्छी थी लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाई। इसने कृषि विभाग यानी दीवान अमीर कोही की भी स्थापना की। साथ ही में इसने नगदी फसल को बढ़ावा दिया। नगदी फसल को बढ़ावा देने का मतलब यह है कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं होती है, साथ ही में किसानों को फायदा इससे ज्यादा होता है, ये कम समय में तैयार हो जाती है, मेहनत इनके लिए ज्यादा करनी नहीं पड़ती है। और बाद में जैसे कटाई के बाद भी बहुत सारे कार्य जो होते हैं वो नगदी फसल में नहीं करने पड़ते हैं, डायरेक्ट आप खेत से लेकर आइए और उसे डायरेक्टली वो जो होती है उन्हें आप बेच सकते हैं। इसने जैन संतों जैसे हम देखें सेन सूरी और हरि विजय सूरी को भी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य में जगह दी थी। साथ ही में जैसे मैंने कहा कि एक सहिष्णु शासक था, यानी सभी धर्मों को समान संरक्षण देता था। तो लोगों के यानी हिंदुओं के उसमें, अभी इसका जो फादर था गयासुद्दीन तुगलक, उसकी हिंदुओं के प्रति काफी कठोर नीति थी। वो हिंदुओं के बारे में इतना ज्यादा नहीं सोचता था, लेकिन ये काफी ज्यादा सोचता था। इसने दिवाली और होली जैसे जो हिंदुओं के त्योहार होते हैं उसमें भी ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। इसीलिए इसे एक हमें प्रूफ मिलता है कि ये सहिष्णु शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही जो मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री था इब्न बबूता, तो इब्न बबूता जो है इसी के टाइम पीरियड में आता है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। और इब्न बबूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने काफी ज्यादा सम्मान दिया था और इसे दिल्ली का मुख्य काजी, यानी उस समय पे काजी जो न्यायाधीश हुआ करता था, तो न्यायाधीश इसने घोषित किया, न्यायाधीश के पद पर इसे नियुक्त किया गया। और बाद में तुगलक ने इब्न बबूता को अपना दूत बनाकर कहां भेजा था? चाइना भेजा था। तो ये कहानी याद रखिएगा। इब्न बबूता का यात्रा वृत्तांत जो है वो रिहला नाम से जाना जाता है। इब्न बबूता के बारे में डिटेल में हम 12th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। जो पहला पार्ट है 12th क्लास की एनसीईआरटी का इब्न बबूता में भी 2nd या 3rd चैप्टर है, मुझे इतना अच्छे से तो याद नहीं है लेकिन यही चैप्टर है। तो इसने जो जब ये घूमता है जगह जगह, जब ये चाइना गया घूमा वहां पे दूध बनकर जाता है, तो यहाँ इसके जो एक्सपीरियंस रहे वो एक्सपीरियंस इसने लिखे, जिसके यात्रा वृत्तांत को रिहला नाम से भी जाना जाता है। इसी के टाइम पीरियड में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा विद्रोह हुए थे, यानी 22 विद्रोह हुए थे, जितना कि किसी शासकों के टाइम पीरियड में नहीं हुए। साथ ही में इसी समय दक्षिण भारत में विजयनगर तथा बहमनी जैसे राज्यों की नींव पड़ी थी। इसी के टाइम पीरियड में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में ही माना जाता है कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। इसने दक्षिण में प्रत्यक्ष विस्तार नीति को भी अपनाया। साथ ही में क्षेत्रीय आधार पर दिल्ली के सुल्तानों में अगर हम देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने भी दक्षिण भारत को विजिट किया था, लेकिन वो अप्रत्यक्ष नीति अपनाता है। बल्कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक यानी जो एमबीटी है, इसे शॉर्टकट में आप एमबीटी याद रख सकते हैं, बार बार नेम लेने में काफी लेंदी हो जाता है। तो ये क्या करता है? प्रत्यक्ष, तो ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी रूलर आए सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से या क्षेत्रीय आधार पर रूल करने वाला जो शासक है वो यही एमबीटी था, क्योंकि दक्षिण भारत के पास एरिया भी थे इसके पास, और ये यहाँ पर भी जो है ये डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली रूल करता है। नेक्स्ट आते हैं फिरोज शाह तुगलक यानी FST। इनका टाइम पीरियड जो है 1351 से 1388 तक है।
1388 ईस्वी। अब फिरोज शाह तुगलक जो थे ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई हुआ करता था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद मृत्यु के बाद शासन पर बैठता है 1351 में। फिरोज की माता जो थी ये एक राजपूत सरदार की पुत्री थी। उसके अलावा फिरोज के समक्ष मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के कारण काफी सारी चुनौतियां थी, क्योंकि जो भी मोहम्मद बिन तुगलक ने नीतियां चलाई थी वो नीतियां जो थी वो असफल हो चुकी थी। राज्य के लोग जो हैं, जनता जो थी, आसपास के जो लोग थे वो विद्रोह करने लगे थे, और साथ ही में लोगों ने कई प्रकार के करों को लेकर जो एक रोष था, लोगों में गुस्सा था, जिसमें कई प्रकार के टैक्सेस लगा दिए थे और वो टैक्सेस जो थे सक्सेसफुल नहीं हुए। तो लोगों में इसमें क्या है, गुस्सा हो गया, जिसके कारण ये कई सारी नीतियां लेकर आता है। अब जैसे फिरोज शाह तुगलक ने लगभग जो 24 प्रकार के कर थे उन सभी को समाप्त करके ओनली 4 प्रकार के कर लगाता है। अब वो 4 प्रकार के कर कौन कौन से लगाता था? पहला था खराज, खुम्स, जजिया और जकात। खराज जो था ये भू राजस्व कर था। खुम्स जो था ये युद्ध में लूटपाट, युद्ध में जो लूटपाट होती थी, जो लूटपाट मचाते थे सैनिक, उनसे जितने जो धन जो इकट्ठा होता था उस पर इसने टैक्सेस लगाने चालू कर दिए। खुम्स जो है ये युद्ध में लूटा गया माल जो था, और जजिया जो था ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, यानी गैर मुसलमान जिसमें हिंदू वगैरह सिख जो भी जितनी भी जनता थी वो सभी शामिल थी। और जकात जो था ये मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था, और उनकी आय का 2.5% लिया जाता था। यानी जैसे कि मान लीजिए किसी की आय जो है वो 100 रुपीज है, तो उससे कितना परसेंट, 100 का 2.5% टैक्स जो है ये लिया जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने भी कई सारी नहरों का निर्माण करवाया, सिंचाई तंत्र को इसने मजबूत बनाया, और जब सिंचाई तंत्र को इसने मजबूत बनाया तो भूमि जो थी ये काफी ज्यादा इसकी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, जिससे हम देखते हैं कि इसने सग-ए-हर्ब नामक सिंचाई कर लगाया। उसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे नगरों की स्थापना की, जिसमें जौनपुर शामिल था। जौनपुर इसने जौना खान यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनवाया था। फतेहाबाद जो था वो बनवाया था, एवं फिरोजाबाद ये यूपी में था। जौनपुर और फतेहाबाद जो थे ये दोनों हरियाणा में थे, और फिरोजाबाद जो है ये यूपी में। तो लगभग इसने टोटल जो है 3 राज्यों की या 3 नगरों की इसने स्थापना की। इसने कारखानों में उत्पादन को बढ़ावा दिया। इसके पास लगभग माने जाते हैं 80,000 दास, लगभग ऐसी सूचना मिलती है, जिसके लिए इसने दीवाने बंदगान नामक, अब ये जो इतने सारे इसके पास दास थे उनसे काम ले रहा था, तो ये इन्हें एक विभाग तो बनाना होगा जो इनकी देखरेख कर सके, जो सही से ये चेक कर सके कि कार्य जो है वो हो भी रहे हैं सही से या नहीं हो रहे हैं। तो उनके पास इसके पास क्या है, कारखानों में उनके लिए ये जो थे उत्पादन करते थे, और दासों के प्रति इसकी नीतियां जो थी ये काफी ज्यादा दयालु नीतियां थी। ये बहुत ज्यादा लोगों से जो है लोगों के प्रति जो है इसमें रोष वगैरह नहीं था, या ये इसे कह सकते हैं कि सहिष्णु था लोगों के प्रति। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात नामक विभाग की भी स्थापना की थी। अब ये जो दीवाने खैरात था ये गरीब लड़कियों की हेल्प करता था, उनकी शादी होने में, यानी उनके घर वालों को उनकी शादी करने के लिए आर्थिक मदद देता था। बेरोजगारों के लिए भी इसने एक दफ्तर खोला, और उसमें जो नए नए युवक थे उनको रोजगार प्रदान किया गया, ताकि उसके टाइम पीरियड में इसके कार्य जो थे वो बहुत अच्छे थे। साथ ही में इसने फलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया, और दिल्ली के आसपास लगभग इसने 1200 बाग बगीचे लगवाए थे। ठीक है, तो ये जो थी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसके कार्य जो थे वो बहुत अच्छे थे। इसने एकता व्यवस्था जो थी इसे इसने आनुवांशिक बना दिया। आनुवांशिक मतलब जेनेटिक, अगर आपके फादर थे, आपके फादर एकता के प्रधान थे, तो अब आप बनोगे, एंड देन आपके बाद जो आपका पुत्र होगा वो बनेगा। तो इसने एकता व्यवस्था को आनुवांशिक बना दिया था, और इसी काल में एकता की वजह से जो एकता गाय
थे उन्हें क्या कहा गया? वजहदार कहा गया। क्या कहा गया? वजहदार। जो इक्तादार हुआ करते थे उन्हीं को वजहदार कहा गया। और इक्ता को आनुवांशिक बनाए जाने के कारण भी कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि जब इसने इक्ता जो प्रथा थी उसे इसने क्या बना दिया? आनुवांशिक बना दिया। और फिरोज शाह के पतन में जो एक बहुत इसने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये कहानी जो थी, ये हमें इतनी कहानियां यहाँ देखने को मिलती हैं। आज का चैप्टर जो था इतना ही था। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों ने राम IAS को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज यहाँ पर मैं जल्द से जल्द आर्ट एंड कल्चर भी स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि PT से पहले कंप्लीट हो जाएगा। साथ में 5 मिनट PT सीरीज डेली आती है, उसे आप लोग देख लिया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टॉपिक लगभग डेली डिस्कस किए जाते हैं जो कि PT और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। PT के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में कोई और एग्जाम्स भी आप दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सारे फैक्ट जो न्यूज में होते हैं उन्हें कवर किया जाता है। साथ ही में जो एडिटोरियल्स है उनको भी जल्द ही स्टार्ट किया जाएगा, ताकि न्यूज़पेपर्स वगैरह के लिए भी आपको कहीं और ना भटकना पड़े, यहीं आपको सारी चीजें मिल जाए। धीरे धीरे शुरुआत की जा रही है, सब कुछ मिल जाएगा। बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।